हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी टाइम पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। वेलकम टू योर करियर क्लासेस एंड वेलकम टू क्लास 12th। सो क्लास 11th की आप लोगों की एक बड़ी मुश्किल से भरी हुई बट मजेदार जर्नी खत्म हो चुकी है। अब हम शुरू करेंगे आपकी क्लास 12th। पिछले सारे पापों को भूल जाइए, जो गलतियां हुई हैं उनको साइड कर दीजिए। एक नई शुरुआत करने का वक्त आ चुका है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। उसको अपनी नजरें बोर्ड पर गिराई रखिएगा। अपने पास में एक नोटबुक और पेन लेके बैठिएगा, सुंदर सुंदर नोट्स बनाइएगा। चलिए जी, शुरू करते हैं। डिस्कस कर लेते हैं क्लास 12th का सिलेबस किस प्रकार से चलेगा आपका। आपकी जैसा कि आप जानते हैं दो बुक्स होंगी। बुक 1 जो है वो कंप्लीटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर बेस्ड है। और मैं आपको एक चीज पहले ही क्लियर कर देता हूं कि बुक 1 पे आपको बहुत अच्छे से कंसंट्रेट करने की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बुक 1 का हर चैप्टर इंटरलिंक्ड है। अगर आपने एक भी चैप्टर मिस किया तो उससे अगले चैप्टर में आपको दिक्कत आएगी। बुक 2 में ऐसा कुछ भी नहीं है। बुक 2 में चैप्टर्स एक दूसरे से सेपरेट है। अगर आपने कोई चैप्टर नहीं भी किया तो दूसरे चैप्टर में आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन बुक 1 आपको अच्छे से करने की जरूरत है। जैसा कि आपके क्लास 11th में आपने देखा होगा कि आपके एक चैप्टर को मिस करने के बाद में आपके बाकी सारे चैप्टर भी गड़बड़ हो जाते थे। इसी तरीके से क्लास 12th में भी बुक 1 के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। आई रिपीट, ओके। ठीक है जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है उसकी दो सब कैटेगरीज होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं दो चैप्टर्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स एंड कैपेसिटेंस। ठीक है। और इलेक्ट्रोडायनामिक्स में हम लोग पढ़ते हैं करंट, इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद में हम लोग स्टडी करते हैं मैग्नेटिज्म के बारे में। मैग्नेटिज्म के ऊपर दो चैप्टर्स आते हैं। कौन कौन से? मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिज्म एंड मैटर। उसके बाद में आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, देन ऑल्टरनेटिंग करंट, और लास्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसके बाद में आपकी बुक 2 शुरू हो जाती है। ठीक है जी, अब देखते हैं हमारी बुक 2 का सिलेबस। बुक 2 में सबसे पहले आता है आपका ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में हम दो चैप्टर पढ़ते हैं, वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स। उसके बाद में आता है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में 3 चैप्टर्स हैं, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम्स एंड न्यूक्लियर। और लास्ट में हम पढ़ते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। अब जिन लोगों की 11th क्लास कमजोर रह गई है, उन्हें लग रहा है कि हमें पहले 11th क्लास करनी चाहिए या फिर हमें पहले 12th क्लास पढ़ना चाहिए, तो उन लोगों के लिए एक सिंपल सा मंत्र, एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। जुड़िए रहिएगा, ठीक है। चलिए जी, आगे चलते हैं और चैप्टर शुरू करते हैं। जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया, फिजिक्स की एक ब्रांच है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसकी एक सब ब्रांच है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बनता है दो वर्ड से मिलकर, इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो माने चार्जेस, स्टैटिक्स माने एट रेस्ट। हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन है वो कुछ इस प्रकार है: इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस, फील्ड्स एंड पोटेंशियल्स अराइजिंग फ्रॉम चार्जेस एट रेस्ट या फिर स्टैटिक चार्जेस। ठीक है जी। अच्छा, वीडियो के अंदर मैं आपको नोट्स बनाने का टाइम देता रहूंगा। और अगर आप साथ में नोट्स नहीं बना रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंप्लीट नोट्स का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए जी, आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में हम लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। छोटे होते हम लोग एक स्केल को अपने बालों में ऐसे ऐसे करके रब करते थे और छोटे छोटे पेंसिल शेविंग से कागज के टुकड़े को उठाने की कोशिश किया करते थे। बड़े होके हमें बताया गया कि ये चार्जेस की वजह से होता है। अब ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, इतनी डिटेल में हम अभी नहीं जाएंगे, थोड़ी देर में डिस्कस कर ही लेंगे। फिर हम लोग क्लास 10th में चैप्टर पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी, जहां पर हमें पता लगता है कि इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है जी। उसके अगले चैप्टर में हमें पता लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट्स भी होते हैं। और स्टैटिक एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़ते हैं, जहां पर एक वायर के अंदर करंट बह रहा होता है, उसके पास में एक कंपास पड़ा होता है जिसकी नीडल डिफ्लेक्शन शो कर देती है। इन सब बातों से हमें एक बात क्लियर हो जाती है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। ठीक है जी।
इसके अलावा हमें एक और बात अभी तक पता लग चुकी है कि चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है जी। और लाइक चार्जेस यानी कि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, एंड अनलाइक चार्जेस यानी कि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है जी। और वो प्रॉपर्टी जो कि दो टाइप के चार्जेस के बीच में डिफरेंशिएट करने में हमें हेल्प करती है, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, पोलैरिटी, ठीक है जी। अब हम जरा डिस्कस कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज के यूनिट्स क्या होते हैं और उसके बाद में उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है जी। यूनिट्स ऑफ चार्ज, सो द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्स, जिसका सिंबल होता है कैपिटल सी। सीजीएस सिस्टम में चार्ज के यूनिट्स होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या फिर ईएसयू ऑफ चार्ज या फिर स्टैट कूलम्स, और इसी के साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ईएमयू ऑफ चार्ज या फिर एप कूलम्स। एक एप कूलम होता है 10 कूलम के बराबर और एक कूलम होता है 3 × 10⁹ स्टैट कूलम्स। मैं साइड हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जी आगे चलते हैं और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेते हैं, ठीक है जी। अब फाइंड करते हैं फंडामेंटल फॉर्मूला इलेक्ट्रिक चार्ज का। सो हमें इतना तो पता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में से नहीं आता, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट जो कि चार्ज पर यूनिट टाइम होता है वो एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। सो उसी की सहायता से हम लोग इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने की कोशिश करेंगे। सो लिख लेते हैं, करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। सिंबॉलिकली लिख सकते हैं I इज इक्वल टू Q बाय T, राइट। डायमेंशनल फॉर्मूलाज में I के डायमेंशन होते हैं कैपिटल A, Q को हम Q ही रहने देते हैं फिलहाल के लिए, और टाइम के डायमेंशन होते हैं कैपिटल T। यानी कि द डायमेंशंस ऑफ चार्ज आर कैपिटल A कैपिटल T, जिसको हम स्टैंडर्ड वे में लिख सकते हैं m0 l0 t1 a1, ठीक है जी। सो ये आ चुके हैं हमारे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। चलिए अब डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक चार्ज हैज 3 बेसिक प्रॉपर्टीज, ठीक है जी, क्वांटाइजेशन, एडिटिविटी एंड कंजर्वेशन। बारी बारी से हम लोग सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। Quantization of charge means that total charge of a body is always integral multiple of basic quantum of charge, that is charge on an electron। आसान भाषा में समझ लेते हैं, the charge Q of a body is equal to number of electrons multiplied by the charge on one electron। जितना चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पर है उसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए जितने इलेक्ट्रॉन्स वहां पर हैं, तो आपको टोटल चार्ज मिल जाएगा। सिंपल सी बात। इससे हमें एक छोटी सी बात पता लगती है कि चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट चार्ज पॉसिबल टू एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट, ठीक है जी। इसी पर बेस्ड एक बड़ा एक प्यारा सा न्यूमेरिकल है, थोड़ी देर बाद हम करेंगे बाकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करने के बाद, ठीक है जी। सो ये एक बड़ा ही प्यारा सा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसे कि आपको याद रखने की आवश्यकता है। अच्छा, कुछ लोगों ने सुना होगा कि क्वार्क्स भी होते हैं। क्वार्क्स इज 1/3 ऑफ अ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या फिर 2/3 ऑफ अ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्वार्क्स से मिलकर बनते हैं। बट क्वार्क्स जो है वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, वो आपस में जुड़ के रहते हैं, ठीक है। सो द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इज चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर बहुत बड़े चार्जेस की हम बात करना शुरू कर दें, क्योंकि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है, थोड़ी देर में हम जानेंगे कितना होता है, तो जब हम बहुत बड़े बड़े चार्जेस की बात करते हैं तो जो नंबर n है ये बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो ऐसे में अगर इधर उधर 1-2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कम ज्यादा हो भी जाता है, कुछ फ्रैक्शंस में चला भी जाता है, तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 के पीछे 6 0 लग रहे हैं
और उसके बाद जाकर कहीं पर 1 आ रहा है, तो इतना ज्यादा फर्क थोड़ी ना पड़ रहा है। इतनी तो हम लोग एक्सपेरिमेंटल लिमिट्स मान के चलते हैं सवाल के अंदर, ठीक है जी। तो चलिए जी आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। सो ठीक है जी, चार्जेस के नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज एडिटिविटी ऑफ चार्ज। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट जान लेते हैं। टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज द अलजेब्राइक सम। अलजेब्रा माने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जैसे 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस। Algebraic sum of all individual charges in the system. That is, charges can be added like real numbers. For example, मेरे पास में एक isolated system है, ठीक है जी। Isolated माने ना कोई चार्ज इसमें से बाहर जा रहा है, ना कोई चार्ज इसके अंदर आ रहा है। यहाँ पर 3 चार्जेस पड़े हुए हैं, 5 कूलम, -4 कूलम और 6 कूलम। अब अगर मैं इसका टोटल चार्ज निकालना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, ये होगा Q1, ये होगा Q2, ये होगा Q3। सो ये है इसका जनरल फॉर्मूला। मैं क्या करूंगा, तीनों को ऐड कर दूंगा। कैसे, 5 कूलम प्लस -4 कूलम ब्रैकेट में प्लस 6 कूलम। आंसर आएगा मेरे पास में 11 - 4 दैट इज इक्वल टू 7 कूलम, ठीक है जी। दैट इज द टोटल चार्ज ऑफ दिस सिस्टम। सो ये है इसका एक जनरल फॉर्मूला। अगर आपको n चार्जेस दे रखे हैं तो हम उन सभी का अलजेब्रिक सम कर देंगे, ठीक है जी। अच्छा, इससे हमें एक और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, वो क्या है कि चार्ज जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज की डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये वाला -4 कूलम यहां पड़ा होता, मैंने इसकी पोजीशन बदल दी, तब भी आंसर सेम ही आता। चाहे मेरा 4 कूलम चार्ज नॉर्थ में पड़ा है, चाहे मेरा 4 कूलम चार्ज ईस्ट में पड़ा है, चाहे वेस्ट में पड़ा है, चाहे साउथ में पड़ा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चलिए जी इसका नोट कर लीजिए। So now let us discuss the last property of charge, that is the conservation of charge. So it states that the total charge of an isolated system remains unchanged with time. That is, can only be transferred from one body to another. यानी कि charge can never be created nor be destroyed, ठीक है जी। आसान भाषा में समझ लेते हैं। जब भी एक आइसोलेटेड सिस्टम में 2 बॉडीज होंगी, जिसमें से एक बॉडी में से चार्ज दूसरी बॉडी में जाएगा, तो उस सिस्टम का टोटल चार्ज कांस्टेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल, मेरे पास में यहां पर है 2 बॉडीज, ठीक है। इसका चार्ज है 4, इसका चार्ज है 4, ओके जी। पॉजिटिव में यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकल के इस बॉडी में आ गए, तो अब इसका चार्ज क्या हो गया, +6, और इसका चार्ज क्या हो गया, +2। लेकिन अगर आप इस पूरे के पूरे सिस्टम को ऐड करते हैं तो आपको क्या मिलता है, +8, और पहले क्या था, 4 + 4 +8। यानी कि सिस्टम का टोटल चार्ज कंजर्व्ड रहा, राइट। अच्छा, जब चार्ज का ट्रांसफर होता है तो मास भी ट्रांसफर होता है। क्यों? क्योंकि चार्ज का ट्रांसफर कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ही मूव कर सकते हैं। 2 टाइप के चार्ज पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, बट प्रोटॉन्स मूव नहीं कर सकते क्योंकि वो एटम के न्यूक्लियस के अंदर टाइटली बाउंड होते हैं। ये बातें हम जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं और फ्रीली मूव अराउंड कर सकते हैं, राइट। अच्छा, यहाँ पर जैसे
चार्ज का ट्रांसफर का मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना, इलेक्ट्रॉन है सम मास इन इट, यानी कि मास भी ट्रांसफर होगा। अब वो मास कितना है जान लेते हैं। सो कुछ नोट करने वाली बातें मैं आपको बता रहा हूँ, इनको प्लीज ध्यान में रखिएगा। न्यूमेरिकल्स में ये चीजें कई बार आपको दी होती है, कई बार आपको नहीं दी होती, तो आपको याद रखने की जरूरत है। क्या क्या चीजें? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज द नेगेटिव ऑफ चार्ज ऑन प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 माइनस का कूलम्स। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg और मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। इन बातों को नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। सो अब हम जान लेते हैं कि हम अपनी इच्छा अनुसार किसी बॉडी को किस तरह से चार्ज कर सकते हैं, यानी कि हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग। हमारे पास में टोटल 3 मेथड्स ऑफ चार्जिंग है, बाय कंडक्शन, बाय फ्रिक्शन और बाय इंडक्शन। बारी बारी से सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो शुरू करते हैं पहले मेथड ऑफ चार्जिंग से। सो फर्स्ट मेथड ऑफ चार्जिंग इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसमें हम 2 इंसुलेटर्स लेते हैं और उन्हें आपस में रब कर देते हैं। ठीक है जी। रब करने पर क्या होता है? द इलेक्ट्रॉन्स जंप फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ठीक है जी। अच्छा, वो जंप क्यों करते हैं? अब जैसे कि हम बचपन में छोटे होते क्या करते थे, ऐसे 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 अपने हाथों को रब करते थे, उससे गर्मी पैदा होती थी। तो हम एक बात तो जानते हैं कि फ्रिक्शन क्या करती है? प्रोड्यूसेस हीट। फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट। ठीक है जी। और दिस हीट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फ्रिक्शन गेट्स अब्सॉर्ब्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस फ्रिक्शन से बनी हुई हीट को अब्सॉर्ब कर लेंगे। अच्छा, हमने क्लास 9th में वर्क एनर्जी पावर में क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था कि हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं। जहां पर हम लोग एक छोटी सी डेरिवेशन भी करते थे, ऐसे एक बॉडी को गिराते थे, फिर उसके अंदर हम फाइंड करते थे कि हमेशा जो है वो जो एनर्जी है वो कंजर्व रहती है, हमेशा mgh रहती है, राइट। तो हमें इतना पता है कि फ्रिक्शन से हम लोग किनेटिक एनर्जी भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर यही होता है। क्या होता है? The heat produced due to friction gets absorbed by electrons which gain kinetic energy from it। ठीक है जी। और kinetic energy का मतलब क्या होता है? The energy possessed by a body by the virtue of its motion, right? मोशन की वजह से जो एनर्जी आती है उसे हम kinetic एनर्जी बोलते हैं। यानी कि इस एनर्जी की वजह से बॉडीज मूव कर सकती हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? जंप करेंगे एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, और ऐसे ही दोनों बॉडीज क्या हो जाएंगी? चार्जिंग बोथ द बॉडीज इन द प्रोसेस। दोनों बॉडीज चार्ज हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, एक प्लास्टिक की रॉड को हम लोग एक पीस ऑफ क्लॉथ से रब करते हैं, तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्लास्टिक की रॉड से क्लॉथ में जंप कर जाते हैं। अच्छा, ऐसे और भी 4-5 एग्जांपल्स हैं। मैं आपको एक टेबल बना करके दे दूंगा, आप उस टेबल को नोट कर लीजिएगा। ठीक है जी। चलिए जी, अब मैं आपको टेबल दिखाता हूँ, तब तक के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम डिस्कस करेंगे द नेक्स्ट मेथड ऑफ चार्जिंग, दैट इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है जी। सो चार्जिंग बाय कंडक्शन रेफर्स टू द टेक्निक ऑफ चार्जिंग एन अनचार्ज्ड बॉडी बाय ब्रिंगिंग इट इन टच विद सम अदर चार्ज्ड बॉडी। ठीक है जी। डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर मेरे पास में है एक अनचार्ज्ड बॉडी। ठीक है जी। जिसके पास में मैं लेकर आता हूं एक चार्ज्ड बॉडी, लेट्स से पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी, जिसके अंदर 4 पॉजिटिव चार्जेस हैं। ठीक है जी। यानी कि इसमें से मैंने 4 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर कर दिया है। ठीक है। अब मैंने इन दोनों को क्या किया? आपस में टच कर दिया।
तो अब क्या होगा, यहां पर से 2 इलेक्ट्रॉन इस अनचार्ज बॉडी में से 2 इलेक्ट्रॉन जंप करके इस वाली में आ जाएंगे और ये बन जाएगा 2+ और ये बन जाएगा 2+। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि चार्जेस क्या हो रहे हैं अपने आप में यहां पर रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। ठीक है जी। और ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यूनिफॉर्म। ठीक है जी। तो इसके बाद में मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, सेपरेट, और मेरे पास में दोनों बॉडीज क्या हैं, +2 चार्ज। ठीक है जी। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग बाय कंडक्शन। ध्यान रखने लायक बात, चार्जेस get equally distributed in two bodies। तो चलिए जी, अब हम करेंगे द लास्ट मेथड ऑफ चार्जिंग, दैट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। सो charging by induction is the redistribution of charge caused in a body due to a nearby charged object। ठीक है जी। या फिर मैं कह सकता हूं the phenomena of inducing an electric charge in a body by bringing an oppositely charged body near it। ठीक है जी। मैंने आपको 2 स्टेटमेंट दे दिया, आप इनमें से जौन सी मर्जी याद कर सकते हैं। आप जरा इसे डायग्रामेटिकली अच्छे से समझ लेते हैं कि ये कहानी है क्या। तो सबसे पहले मेरे पास में एक न्यूट्रल बॉडी है जिसको मैंने चार्ज करना है। ठीक है जी। इसके पास में मैं लेकर आता हूं एक नेगेटिवली चार्ज्ड रॉड, यानी कि यहाँ पर माइनस 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 चार्ज पड़ा हुआ है। ठीक है जी। इसकी वजह से क्या होगा, यहां पर जो चार्जेस थे, जो पॉजिटिव चार्जेस थे, वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो वो इस बॉडी के लेफ्ट साइड पर आ जाएंगे सारे, और जो नेगेटिव चार्जेस थे वो रिपेल होकर के राइट साइड पर चले जाएंगे। ठीक है जी। अब यहां पर मैं क्या कर दूंगा, अर्थिंग कर दूंगा। ये अर्थिंग का सिंबल है। ठीक है जी। अब क्योंकि अर्थिंग हो गई तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन सारे के सारे धरती में समा गए, तो बचा क्या हमारे पास में, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज। फिर मैं इस रॉड को हटा दूंगा। तो ये वाला सारा का सारा चार्ज क्या हो जाएगा, यहां पर डिस्ट्रीब्यूट, और ये क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है। अब कर लेते हैं नेगेटिव चार्ज की बात। तो सिमिलरली मेरे पास में एक बॉडी पड़ी है, मैं एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेके आया, जिसकी वजह से इसके इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आ गए और पॉजिटिव चार्ज यहां पर इकट्ठा हो गया। यहां पर भी मैंने अर्थिंग करवा दी। अब पॉजिटिव चार्ज तो ट्रेवल करेगा नहीं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स धरती में से यहां पर आ गए और उन्होंने इस सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज को क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। ठीक है जी। तो यहां पर रॉड पड़ी है, पॉजिटिव चार्ज, यहां पर सारे सारे नेगेटिव चार्ज है। मैंने रॉड को रिमूव कर दिया और ये मेरी बॉडी हो गई नेगेटिवली चार्ज। ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं और अब कुछ सवाल कर लेते हैं। ठीक है जी।
सो इस क्वेश्चन का आंसर काफी सिंपल सा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड मींस दैट द टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में, दैट Q is equal to NE, where E is the electronic charge यानी कि चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, Q is the total charge जो कि हमने फाइंड किया है, एंड N is any integer। ठीक है जी, कोई भी इंटीजर हो सकता है। ओके, अगला सवाल, why can one ignore quantization? सो ठीक है जी, डिस्कस कर लेते हैं एनसीईआरटी के। सो चलिए जी, अब सवाल जवाब शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जो कि एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का 1.4 क्वेश्चन नंबर है। सो ठीक है जी, अब जरा सवाल जो आपका सिलसिला शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.4। ठीक है जी, यहाँ पर सवाल हमें दिया गया है पार्ट 1 में कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। ठीक है जी, तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था दैट Q इज इक्वल टू NE, वेयर E इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड N इज एनी इंटीजर, राइट? तो वही इसका जवाब भी है। क्या है इसका जवाब? इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड मींस दैट टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, सिंपल सी बात। और मैंने आपको यह भी बताया था कि जब चार्जेस बहुत बड़े हो जाते हैं तब हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इग्नोर भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई चार्ज लेट से 1 मिलियन है, यानी कि एक के पीछे 6 जीरो, और फिर जाकर के कहीं पर 0.1 आ गया, तो ऐसे में 0.1 तो इससे बहुत 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 छोटा है। यानी कि जब ये फ्रैक्शनल पार्ट इतना छोटा है कि वो नेग्लिजिबल ही हो जाए तो हम उसे इग्नोर कर सकते हैं। सो ये मैंने यहाँ पे आंसर भी लिखा हुआ है, वी कैन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बिकॉज द चार्जेस यूज्ड आर ह्यूज एज कंपेयर टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, आई होप आपको ये सवाल क्लियर हो चुका होगा। चलिए जी, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल करते हैं। तो अगला सवाल है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.5, व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ चार्जेस अपीयर ऑन बोथ। ठीक है जी, जो हमने एक ग्लास रॉड को एक सिल्क के क्लॉथ से रब किया तो दोनों पर चार्ज आ जाता है। A similar phenomena is observed with many other pairs of bodies. Explain how this observation is consistent with the law of conservation of charge. Law of conservation of charge तो आपको याद ही होगा, that charge can neither be created nor be destroyed, it can only be transferred from one body to another, right? तो देखते हैं इसका जवाब कैसा बनता है। When a glass rod is rubbed with a silk cloth, then opposite charges appear on both bodies. Charge is neither created nor destroyed in this process. अब ऐसा करते समय मैंने ऐसा तो हुआ नहीं कि चार्ज बना दिया या फिर मैंने कोई चार्ज को डिस्ट्रॉय कर दिया, नहीं। ऐसा करने पर तो चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जंप कर गया, है ना? नॉट डिस्ट्रॉयड इन दिस प्रोसेस, इट इज merely transferred from one body to another.
Hence it is consistent with the law of conservation of charge. ठीक है जी, बेहद सिंपल सा सवाल और बेहद सिंपल सा उसका जवाब। अब चलिए जी एक बढ़िया सा न्यूमेरिकल करते हैं और इस क्लास को खत्म करते हैं। पहला न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो हमें दिया गया है एक सवाल, डज अ चार्ज ऑफ Q is equal to 11.2 times 10 to the power minus 19 कूलम एग्जिस्ट और नॉट। तो ऐसा जब भी आपको कोई सवाल दिखे आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लगाना है और ये चेक कर लेना है कि जो n है वो एक इंटीजर है या नहीं। अगर वो इंटीजर है तो यस द चार्ज विल एग्जिस्ट, अगर वो एक इंटीजर नहीं है तो चार्ज विल नॉट एग्जिस्ट। ठीक है जी, तो सिंपल सा सवाल है, आराम से जल्दी कर लेते हैं। तो फॉर्मूला हम लोग लगाने वाले हैं Q इज इक्वल टू एन ई। ठीक है जी, और हमें पता है कि E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, और हमारे पास में दे रखा है Q इज इक्वल टू 11.2 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है जी, अच्छा यहां से मैं क्या बना सकता हूं, N इज इक्वल टू E दूसरी तरफ ले जाते हैं, Q अपॉन E इज इक्वल टू 11.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। 10 टू द पावर माइनस 19 से 10 टू द पावर माइनस 19 कट गया। 1.6 को अगर आप 1.6 से अगर आप 11.2 को डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 7। ठीक है जी, सो हम बोलेंगे यस द चार्ज एग्जिस्ट बिकॉज 7 इज एन इंटीजर। तो चलिए जी आज की क्लास का आखिरी न्यूमेरिकल कर लेते हैं, जिसके बाद में हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जिन लोगों को लगता है उनकी क्लास 11th गड़बड़ गई है। ठीक है जी, और जिन लोगों को लगता है कि उनकी क्लास 11 ठीक गई थी वो इस वीडियो को वहीं पर बंद कर सकते हैं। चलिए जी शुरू करते हैं न्यूमेरिकल को। तो सवाल हमें दिया गया है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है जी, तो चार्ज जो है वो है हमारे पास है 1 कूलम। हमें पता है कि चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वी नो दैट Q इज इक्वल टू Ne। यहां से n की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, E दूसरी तरफ चला जाएगा, आ जाएगा Q अपॉन E। ठीक है जी, वैल्यूज पुट कर देते हैं, 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ठीक है जी, ये बन जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू है। ठीक है जी, और इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको याद रखें। ठीक है जी, रिमेंबर दिस। तो ठीक है जी, मोटा मोटी आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। अब जरा अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में या फिर अपने मंत्र के बारे में बात कर लेते हैं। तो जिन लोगों को लगता है उनकी क्लास 11 बेकार गई है, गड़बड़ हुई है, बर्बाद हो गई है, असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअल में आपने क्लास 11 का कुछ ना कुछ हिस्सा तो पढ़ा ही होगा ना। अब इतना तो कोई निकम्मा होगा नहीं कि पूरी पूरी क्लास 11 ही ना पढ़े। कुछ बेसिक टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आप लोगों को आते होंगे, लाइक मैथमेटिकल टूल्स। अब सिंपल डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो हमें करनी आती है ना, राइट। वेक्टर्स, अच्छा मैं ये नहीं बोलूंगा कि सबको ही आती होगी, हो सकता है कि कुछ लोगों को इन चैप्टर्स में भी दिक्कत हो, तो अभी फ्यूचर में इनके ऊपर भी लेक्चर्स आएंगे, आप वहां से देख सकते हैं, फिर आप किसी और यूट्यूब चैनल से भी देख सकते हैं, बट दीज आर बेसिक्स। ठीक है जी, तो वेक्टर्स आना चाहिए। फिर मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को सिंपल ग्रेविटेशन आनी चाहिए, सिंपल।
सिर्फ और सिर्फ टेंशन कैलकुलेट कर लेना, है ना। टेंशन कैलकुलेट करने के लिए तो आपको सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट्स निकालने आने चाहिए वेक्टर्स के, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, है ना। तो बेसिक्स ऑफ ग्रेविटेशन आनी चाहिए आप लोगों को, आना चाहिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन, और बेसिक्स ऑफ एसएचएम एंड वेव्स। बेसिक्स, एकदम बेसिक्स। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, आपकी बुक टू तो अपने आप में पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, उसके हर चैप्टर अपने आप में इंडिपेंडेंट है, आपस में भी और क्लास 11 से भी। लेकिन जो आपकी बुक वन है उसके चैप्टर इंटरलिंक भी है और उनके रिलेशन क्लास 11 के चैप्टर से भी हैं। तो सबसे पहले तो आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए ना, आपको मैथमेटिकल टूल्स आने चाहिए। अच्छा, जो लोग नॉन मेडिकल से होते हैं उन लोगों को डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इस तरह के कॉन्सेप्ट मैथ्स में भी करा दिए जाते हैं। लेकिन जो बच्चे मेडिकल के हैं, जो कि नीट की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये खास इंपॉर्टेंट हो जाता है। वेक्टर्स आना आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ग्रेविटेशन आना बहुत महत्वपूर्ण है, और ये टॉपिक्स में से बहुत ही ज्यादा सिंपल सिंपल से सवाल आते हैं, राइट। अच्छा, अब हम ये सोचते हैं कि हम क्या पहले क्लास 11th पढ़ना शुरू करें। ऐसा तो कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमें स्कूल के अंदर क्लास 12th पढ़ाई जा रही है, और हमें उसके साथ भी कोप अप करना पड़ेगा। कोचिंग के अंदर भी क्लास 12th का स्टार्टिंग पढ़ाया जा रहा है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, दो कश्तियों में सवार होने की बजाय कि हम क्लास 11th भी और क्लास 12th भी साथ लेकर चले, हम कोचिंग वालों के साथ में मिलना शुरू कर देते हैं, और साइड बाय साइड हमें मैथमेटिकल टूल्स, वेक्टर्स और ये वाले टॉपिक्स को कवर करना पड़ेगा। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक ये सजेशन दूंगा कि अगर आपको लगता है कि आप क्लास 12th के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके क्लास 11th के बेसिक बहुत ही ज्यादा हिल चुके हैं, आप क्लास 12th शुरू भी नहीं कर सकते, तो ऐसे में फ्री बैठने की बजाय अपनी बुक टू पर ध्यान दीजिए, ताकि जब आगे जाकर बच्चे बुक टू कर रहे होंगे तो आपने बुक टू ऑलरेडी कर रखी होगी, और उस टाइम पर आप अपने क्लास 11th के बचे हुए टॉपिक्स को कवर कर पाएंगे। इस तरीके से ना आप अपने क्लास 11th का टाइम बर्बाद कर रहे हैं, ना आप अपनी क्लास 12th का कोई चैप्टर बर्बाद कर रहे हैं। बुक टू बहुत ही ज्यादा इजी है, और बुक टू की वेटेज भी काफी अच्छी है। मॉडर्न फिजिक्स में से बहुत ही अच्छे सवाल आते हैं, 12 से लेकर 16 नंबर तक के सवाल आ जाते हैं जेई में, और बहुत ही इजी सवाल आते हैं। ठीक है जी। तो इन चैप्टर्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, ये चैप्टर्स इजी बहुत ज्यादा है, तो क्यों ना किए जाए। ठीक है जी। बाकी एक डिटेल में इन चीजों के ऊपर वीडियो में आपको कुछ दिनों में मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।